हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 9 मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो गाइस कल आपको पता है 10 मार्च है और हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है कल से पॉलिटी का। ठीक है, तो गाइस किसी को भी देखो गाइस हम इसमें क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। लक्ष्मीकांत की पूरी बुक कवर करेंगे, मतलब कि पूरी बुक जितने भी इसमें 75 to 80 चैप्टर्स हैं हम पूरे कवर करेंगे। ठीक है, विद एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब कैसे, लाइक एक तो क्या है ना, हर एक चैप्टर के साथ जो एमसीक्यूज होते हैं, मतलब कि मैं लेके आऊंगी आपके साथ हर चैप्टर के एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली वो एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर होंगे। ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर होंगे। साथ में हम क्या करेंगे, जो लक्ष्मीकांत की जो ऑब्जेक्टिव बुक होती है ना, जो 4000 क्वेश्चंस वाली है, उसको हम एडिशनल करेंगे सो दैट हमारी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है देखो गाइस, इससे क्या है आपके सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे, मतलब कि हम तो चैप्टर वाइज तो हम करेंगे लेकिन हम फिर एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। और लक्ष्मीकांत के आपको पता है लक्ष्मीकांत के पीछे भी बुक में अच्छे खासे क्वेश्चंस है, हम वो भी डिस्कस करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे। और गाइस अगर आपको लिटरली ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मित्तल वैशाली 94 पे। ठीक है, तो गाइस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको मन है तो आइए। ठीक है, तो आज की जो फर्स्ट न्यूज है वो है ऑल मेजर स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्लासिफाइड अंडर 3 अम्ब्रेला स्कीम। देखो ये क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये सोशल स्कीम्स होती हैं तो ये सोशल इश्यूज में कवर होगी, इधर इन GS1 और अंडर GS2। अभी क्या किया है हमने, ऐसा क्यों किया, मतलब कि जो डिफरेंट स्कीम्स थी उन्हें मेजर 3 स्कीम्स के अंडर क्यों हमने कवर किया। हमने इसलिए किया है ताकि हम क्या कर सके, इफेक्टिव वे में वेरियस स्कीम्स को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। ताकि हम क्या करें, क्योंकि देखो आपको पता है कोई स्कीम्स किसी सेक्टर के अंडर होते हैं, कोई स्कीम किसी मिनिस्ट्री के अंडर है, कोई स्कीम किसी डिपार्टमेंट के अंडर है, तो उस हर्डल्स जो आते हैं उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इससे को कुछ हम इंटर मिनिस्टर और इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस को भी प्रमोट करेंगे। इसके अलावा जो वर्क की जो डुप्लीकेसी, मतलब कि क्या एक काम को 2 3 लोग कर रहे हैं, उनको अवॉइड करेंगे। बेटर वे में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे रिसोर्सेज को, और क्या कौन टारगेट है, कौन से बेनिफिशियरीज है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे बेटर वे में, ताकि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकें। अब हम जरा पढ़ते हैं कौन कौन सी जो 3 स्कीम्स हैं। सबसे पहला है सक्षम आंगनवाड़ी एंड द पोषण 2 स्कीम। देखो इसके अंदर क्या है, सक्षम आंगनवाड़ी का क्या एम है कि हमें क्या करना है, आंगनवाड़ी सेंटर्स को, जो भी आपको पता है हर एक रूरल एरिया में है या हर जगह आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं, उनको और ज्यादा अच्छा बनाना है या इंटरेक्टिव बनाना है, ताकि हम वहाँ पे ज्यादा अच्छा चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे सकें। और इसके अलावा हम और एडिशनल फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड कर सके, जैसे क्रेंच हो गया, आपको पता है जो छोटे, जैसे मतलब कि छोटे बच्चों को रखते हैं ताकि जो वर्किंग वुमेन है वो अपना काम पे जा सके, एज वेल एज वहाँ पे हम स्मार्ट टीचिंग और लर्निंग भी प्रोवाइड कर सके, कहाँ पे, आंगनवाड़ी में। इसके अलावा तो मिशन पोषण 2 अभी लॉन्च किया गया, ताकि हम क्या कर सके, पोषण अभियान का जो प्रोग्राम है उसको किसके साथ मर्ज कर सके, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के साथ, ताकि हम क्या कर सके, न्यूट्रिशन कंटेंट को स्ट्रेंथन कर सके। और इसके अलावा जो हमारा एम है, जैसे एडोलसेंट गर्ल्स होगी या फिर प्रेग्नेंट वुमेन, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको जो भी हमको पहुंचाना है, जो भी हमें टारगेट, मतलब कि हमें नीड्स उनको पहुंचाना है, उन्हें हम अच्छे वे में क्या कर सके, डिलीवर कर सके, ताकि हमारे आउटकम्स भी अच्छे आ सके। इसके अलावा आपको पता होगा जो पोषण अभियान या फिर इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका एम क्या है कि हम जो न्यूट्रिशनल जो है कंटेंट है, जो न्यूट्रिशनल आउटकम्स है वो हम इंप्रूव कर सके, किन किन का, चिल्ड्रन का, प्रेग्नेंट वुमेन का, लैक्टेटिंग मदर्स का। इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम को कवर किया गया, एक तो है अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इससे आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स एंड नेशनल केयर स्कीम, तो इसके अंदर ये स्कीम्स इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य। इसका इनिशिएटिव इसलिए है ताकि हम क्या कर सके, चिल्ड्रंस को सेफ्टी इंश्योर कर सके और उनका वेलबींग इंश्योर कर सके। इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम इंक्लूड है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज। नेक्स्ट है मिशन शक्ति। देखो पहली बात आपको इन सबका स्कीम का पता होना चाहिए किसकी है ये। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मिशन शक्ति का एम क्या है, ताकि हम क्या कर सके, ऐसी पॉलिसीज को या ऐसे स्कीम्स को क्या कर सके, इसके अंदर मेनली वही पॉलिसी वही स्कीम्स हैं जो वुमेन को क्या करती है, एम्पावर करती है और वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसको जो स्कीम को जो चलाया जा रहा है, मिशन को चलाया जा रहा है, इसके अंदर और भी जो अदर मिशन है, जो और अम्ब्रेला स्कीम्स है वो इसमें इंक्लूडेड है। अब इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम है, जैसे संभाल है, ये 1 स्टॉप सेंटर है, महिला पुलिस वॉलंटियर, वुमेन हेल्पलाइन, स्वाधार, उज्जवल, विडो होम्स, मतलब कि संभाल में एक्चुअली क्या है, ये सब चीजें इंक्लूड है। नेक्स्ट है
समर्थ्य जैसे बेटी जो बेटी पढ़ाओ ये सब इसमें इंक्लूड है, क्रैच प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये सब भी इसमें इंक्लूड है, जेंडर बजटिंग रिसर्च ये सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो गाइस ये जो हम पढ़ रहे हैं स्कीम्स कौन कौन सी इंक्लूड है, तो गाइस इन स्कीम्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो हम डिफरेंट टाइम्स में जब भी न्यूज में होता है तो हम इसको डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन अगर अभी न्यूज में है तो गाइस मैं आपको बोलती हूँ आप अपना अलग से जाके क्या करें, इन स्कीम्स के बारे में पढ़ें और अपना अलग से लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है यूएस ब्रिंग्स इंडिया टू टॉक्स टेबल फॉर अफगान पीस प्लान। ठीक है, तो ये तो न्यूज है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी अंडर जीएसटी। तो अभी यूएसए ने क्या किया है, अफगानिस्तान को प्रपोज किया है कि हमने क्या किया, मतलब कि यूएन ने एक मीटिंग को क्या किया, स्टार्ट किया है जिसमें 6 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। मेरी बात समझ में आया? यूएन ने एक मीटिंग स्टार्ट करी है जिसमें 6 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिसमें यूएसए ने बोला कि इंडिया को भी हम इंक्लूड करेंगे, ताकि हम किस तरह से अफगानिस्तान में हम पीस को प्रमोट करें, पीस को सपोर्ट करें, इसके बारे में बातें करेंगे। एंड वी विल डिस्कस अ यूनिफाइड अप्रोच टू सपोर्ट पीस इन अफगानिस्तान। इसके अलावा और 5 कंट्रीज कौन कौन सी है, यूएसए, रशिया, पाकिस्तान भी है, ये आपको पता होना चाहिए, चाइना भी है, ईरान भी है। 6 कंट्रीज के नाम आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये थोड़े डिफरेंट कंट्रीज है अपार्ट ऑफ जो हम पढ़ते रहते हैं, जैसे यूएसए, यूके, चाइना, रशिया, मतलब ये तो हम पढ़ते रहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान नहीं है भाई, नया ईरान है, इंडिया है, तो इस थोड़ा जो डिफरेंट चीज होती है वो आपको ज्यादा अच्छे से पढ़नी होती है। ठीक है, अफगान पीस प्लान आपको पता ही होगा, ये पीस डील हुई थी किस किस के बीच में, यूएसए और तालिबान के बीच में फरवरी 2020 में, जिसका एम यही था कि जो अफगानिस्तान में पिछले 19 साल से वॉर हो रहा है उसको फाइनली एंड करो और वहां पे पीस प्रमोट करो। इसमें क्या 4 मेन इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा, जो भी अभी लास्टिंग सीज फाइट चल रही है यूएसए, तालिबान, अफगान फोर्सेस में, इसको एंड किया जाएगा। इसके अलावा क्या है, तालिबान जो अपने टाइज कट कर रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सच अलकायदा, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम इंट्रा अफगान पीस डायलॉग को डिस्कस करेंगे। इंट्रा मतलब कि अफगान के अंदर किस तरह से पीस को प्रमोट किया जाए उसके बारे में बातचीत होगी। इसके अलावा जो भी कुछ फॉरेन फोर्सेज हैं जो अफगानिस्तान में प्रेजेंस है उसको हम किस तरह से विड्रॉल करें, इसके बारे में बातचीत होगी। अभी इंडिया का क्या रोल है अफगान पीस में, देखो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब मैंने लास्ट ईयर पीटी 365 डिस्कस करी थी उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने डिस्कस किया था कि इंडिया चाहता है अफगान लेड, अफगान कंट्रोल एंड अफगान ओन प्रोसेस होनी चाहिए अफगानिस्तान में। मतलब कि देखो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है तो हर चीज अफगानिस्तान के द्वारा ही लीड करनी चाहिए, ना कि किसी और थर्ड कंट्री के द्वारा उसको लीड करनी चाहिए। ठीक है, इंडिया का कहीं ना कहीं होता है, इंडिया के वहां पे कुछ सेटिंग टर्म्स होता है, स्पेशली देखो मतलब कि अगर अफगानिस्तान में टेररिज्म मतलब कि अगर नहीं होगा तो हमारी इंडिया भी सेफ रहेगी, वायलेंस, वुमेन राइट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज वहां पे प्रमोट करनी होगी। इसके अलावा 2016 से इंडिया क्या बोल रहा है कि हम कहीं ना कहीं क्या मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करें किसको, अफगानिस्तान को। इसके अलावा इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ताकि अफगानिस्तान में पीस और स्टेबिलिटी को रिस्टोर किया जाए, और इसके अलावा इंडिया ऑलरेडी $2 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है ताकि अफगानिस्तान में कुछ रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या फिर कुछ ह्यूमन एड प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और ये हम पढ़ते भी रहते हैं। नेक्स्ट है everyday 4 child victims of sexual abuse denied justice due to the insufficient evidence study। देखो गाइस अब आप सोच सकते हो कहाँ पे कवर होगा, तो गाइस सोशल इश्यूज में कवर होती है इस तरह की जो न्यूज है। अभी जो स्टडी है ये किसके द्वारा कंडक्ट की गई है, कैलाश सत्यार्थी जो कि नोबेल लॉरिएट है, चिल्ड्रंस फाउंडेशन के द्वारा ये स्टडी कंडक्ट की गई है, ताकि हमने देखा है जो पोक्सो, आपको पता है ये जो पोक्सो एक्ट हुआ है मेनली चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये तब आया था। तो इसमें बोला है कि किस तरह से पोक्सो कितना इफेक्टिवली वे में इंप्लीमेंट हुआ है या नहीं, इसके स्टडी को कंडक्ट किया किसने, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने। फाइंडिंग्स किया कि कहीं ना कहीं क्या है, पुअर इंप्लीमेंटेशन है, मतलब कि पोक्सो एक्ट की इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल बेकार है। ठीक है, और 2017 से 2019 में क्या है जो केसेस है इस तरह के जो सेक्सुअल केसेस है बच्चों के खिलाफ वो केसेस बड़े हैं। ठीक है, और उन केसेस को क्लोज भी कर दिया गया आफ्टर पुलिस इंस्पेक्टेशन विदाउट फाइलिंग द चार्ज, मतलब कि इन ऑफेंसेस की मतलब कि चार्जशीट भी नहीं फाइल हुआ और उनको बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। इसके अलावा सबसे ज्यादा केसेस कहां से आते हैं, तो भाई देख लो भाई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, मतलब कि टोटल इन 5 स्टेट से 51% केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस को बहुत ज्यादा डिले किया जा रहा है। 89% जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस हैं उनको जस्टिस का वेट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ 2019। ठीक है, पोक्सो एक्ट क्या है आपको बारे में पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट को इसलिए एनेक्ट किया गया ताकि हम चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरेसमेंट या पोर्नोग्राफी से। और इसके लिए हमने क्या किया है, हमने कुछ स्पेशल कोर्ट्स को भी एस्टेब्लिश किया ताकि इन ऑफेंसेस को क्या कर सके, वो ट्रायल मतलब कि उनको चला सके। ठीक है, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सके। इसके अलावा ये जेंडर न्यूट्रल है और ये इसमें जो चाइल्ड को डिफाइन किया जाता है
कोई भी पर्सन जो 18 ईयर से कम हो, वेदर वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, ठीक है। इसमें क्या वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज को डिफाइन किया गया है, जैसे पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट एज वेल एज सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी, ये सब जो इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज है वो इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसमें चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स हैं, किस तरह से हम क्या कर सकते हैं उन ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसके आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके एविडेंस को। रिसेंटली एक्ट को अमेंड किया गया था और जिसमें हमने क्या किया है, चाइल्ड अब्यूज के लिए जो पनिशमेंट है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। स्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइवेट कंपनीज आर क्वीइंग अप टू सेट अप न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज। ये जो है हमारी न्यूज कवर होगी इकोनॉमी में अंडर जीएसटी। जो प्राइवेट कंपनीज है वो मतलब कि आ रही है ताकि हम कुछ और अम्ब्रेला एंटिटीज को हम क्या करें, ओपन करें, ठीक है। अभी क्या सम ऑफ जो इंडिया की जो लीडिंग स्टार्टअप होगी, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होगी, कॉर्पोरेट्स होगी, ये क्या कर रही है, अपना इंटरेस्ट शो कर रही है ताकि वो न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज को और ज्यादा सेटअप कर सके। आरबीआई ने डेडलाइन कब की रखी है, 31 मार्च 2021 की, कि अगर आपको कोई भी किसी प्राइवेट कंपनी को अगर कोई न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज को सेटअप करना है तो वो अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले आरबीआई ने क्या किया था, कुछ फ्रेमवर्क जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो प्रपोज किया था किन के लिए, न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज के लिए, कि किस तरह से वो अपने पेमेंट सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज है ये एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी होती है जिसको सेटअप किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा और ये क्या करती है, न्यू पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करेंगी, स्पेशली कहाँ पे, रिटेल स्पेस में, जैसे एटीएम्स में, व्हाइट लेबल जो पॉइंट ऑफ सेल्स सब होते हैं, आधार बेस्ड पेमेंट्स या लिमिटेड सर्विसेज, वहां पे क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई। जो कि हमारा एम क्या है, डिजिटल इंक्लूजन है, ठीक है। डिजिटल इंक्लूजन में क्या आपको डिजिटली बनाना है तो आपको उसको तरह डिजिटल के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नो डाउट आपके आसपास अच्छा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जैसे जो टायर 3 टू टायर 6 सिटीज है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो क्या जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज होंगी वो क्या करेंगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगी, जैसे एटीएम्स को करेंगी, पीओएस को करेंगी, आधार पे सिस्टम, ये सबके को मैनेज करेंगी, ऑपरेट करेंगी, ठीक है। जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज होंगी वो जो कंपनी होगी वो किसके अंडर होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। जो भी एंटिटीज एलिजिबल होंगी अप्लाई करने के लिए वो मतलब कि जो भी पहली बात जो भी प्राइवेट एंटिटीज इनको न्यू अम्ब्रेला कंपनीज को मतलब कि क्या कर सकती हैं, सेटअप कर सकती हैं, वो क्या करेंगी, वो इंडियन सिटीजन्स के द्वारा ही ओन होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए, ठीक है। जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज है उनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 500 करोड़ है। इसके अलावा जो न्यू अम्ब्रेला कंपनीज है वो क्या करेंगी, वो ऑपरेट करेंगी, किस तरह से सेटलमेंट करे, क्लियर करे पेमेंट्स को, कुछ रिस्क को आइडेंटिफाई मैनेज भी करेंगी, जैसे सेटलमेंट, क्रेडिट, लिक्विडिटी और ऑपरेशनल, और हमारे सिस्टम की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करेगी। हमें क्यों चाहिए, नीड क्यों है कि इन न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज की, देखो मैंने आपको भी बताया एट प्रेजेंट जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो रिटेल नियर अबाउट 60% रिटेल पेमेंट्स क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। और अगर ये गलती से फेल होगी देन इट विल बी टू बिग टू फेल। तो इसलिए हमें कोई अल्टरनेटिव एंटिटीज भी चाहिए जो क्या करें, कुछ और मतलब कि रिटेल पेमेंट्स को कंट्रोल करें। इसके अलावा क्या काफी जो एंटिटीज है वो एनकरेज करें कि जितना अच्छा कंपटीशन होगा तो जो रिटेल पेमेंट सॉल्यूशंस होंगे वो इतने अच्छे होंगे कस्टमर्स के पास, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो ऑपरेट किए जा रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे रूपे कार्ड हो गया, जो भी आपका यूपीआई होगा, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, ठीक है। ये सब इनके साथ इनके द्वारा पेमेंट कंट्रोल किया जाता है। भारत बिल पेमेंट, आधार इनेबल्ड पेमेंट, इवन की जो फास्टैग है, जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है, ये सब भी एनपीसीए के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेज, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ये सब भी किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, एनपीसीए के द्वारा, ठीक है। यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट सर्विस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, चेक ट्रांजैक्शन, ये सब इसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप देखते हो कि जो हमारी मेजर ट्रांजेक्शन है वो सभी इनके द्वारा कंट्रोल की जा रही है। नेक्स्ट है सब कमेटी ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी रिकमेंडेड आईबीसी प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। अभी क्या किया, जो कमेटी बैठी है उसने कुछ प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस रिकमेंड किया है। ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी में कवर होगी अंडर जीएस 3, ठीक है। अभी तो सब कमेटी बैठी है, किसके अंडर बैठी है, वो एमएस साहू के अंडर बैठी है, जिन्होंने रिकमेंड किया है कोई एक रूल, प्री पैक कोई रूल एंड रेगुलेशन है, फ्रेमवर्क को रिकमेंड किया है विद इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड 2016, मतलब कि इसी के अंडर जो है आईबीसी जो हमारा कोड है 2016 का, उसी के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या कुछ एक फ्रेमवर्क को क्या किया, सुजेस्ट किया। प्री पैक क्या एक एग्रीमेंट है कि किस तरह से जो डेप्ट है, मतलब जो उधारी है उसको हम किस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रेस कंपनी, मतलब कि कोई कंपनी है अगर उसने 100 करोड़ का लोन ले रखा है, किस तरह से हम उसके डेप्ट को, उधार को किस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं,
किस तरह से कर सकते हैं? इट इज थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन सेक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ पब्लिक मीटिंग प्रोसेस। मतलब कि सपोज करो ये कंपनी है, इसके 100 करोड़ पे इसने लोन लिया हुआ है, तो अभी कहीं काफी ज्यादा टेंशन में है, ठीक है, अभी इसका काम नहीं चल रहा, तो इसको हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे कि एक जो सिक्योर क्रेडिटर्स, मतलब कि पहली बात तो इस कंपनी को पैसा चाहिए होगा, क्योंकि खुद अभी इतने तली हुई है बोझ में पैसे के, और अपने आगे काम करने के लिए उसको पैसा चाहिए होगा। अब इसको कोई पैसा क्यों देगा जब इसके पास ऑलरेडी इतना उधार है? तो हमें क्या चाहिए होगा? एक सिक्योर क्रेडिटर्स चाहिए होंगे जो इसको क्या दे, पैसा दे, और एक इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। मतलब कि वो क्या होगा कि सो दैट द्वारा इसका पैसा मरे ना, किसका? जो इन्वेस्ट करे उसका पैसा ना मरे, तो एक तरह का एग्रीमेंट होगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पब्लिक मीटिंग, मतलब कि गवर्नमेंट को उसके पर रखेंगे। अनलाइक जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है जिसे हम अंडर आईबीसी है, जो प्रीपेक्स है वो मोस्टली इनफॉर्मल होंगे, और ये फास्टर वे में क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी स्ट्रेस कंपनी का जो स्ट्रेस है उसको क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। बाकी आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या करते हैं, मेनली जो कंपनीज दिवाली हो जाती है उनको रिजोल्व करता है टाइम बाउंड मैनर में, ताकि हम क्या कर सके, उनकी फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू एसेट्स, ताकि जो उनके एसेट की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कर सके, ले सके, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सके, और क्या कर सकते हैं, जो स्टेक होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को बैलेंस करता है। मतलब कि सपोज करो आप कंपनी में, आपकी कंपनी, इस कंपनी में 10 लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, अब अगर ये कंपनी क्या करके दिवालिया निकल गया, तो तो 10 लोग हैं, इनके भी तो इंटरेस्ट होंगे ना, इनके भी तो मतलब की इन्वेस्टमेंट होगी, तो इनके इंटरेस्ट को क्या करती है, बैलेंस करती है। इसके अलावा किस किस पे एप्लीकेबल होता है, एनी इंडिविजुअल हो सकती है, लिमिटेड लायबल पार्टनरशिप हो सकती है, किसी भी कंपनीज पे ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है वो एप्लीकेबल है। बाकी कौन कौन सी अथॉरिटी है जो इसको मतलब कि एग्जीक्यूट करती है इनके मैटर्स को? एक तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जो मेनली कंपनीज और एलएलपीज के लिए, बाकी कुछ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। टाइम लिमिट क्या है इसमें? मेनली जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो विद इन 1 ईयर या 330 डेज में कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसको अपॉइंट किया गया एज अ रेगुलेटर, जो क्या करते हैं, इनके प्रोसीडिंग्स को मॉनिटर कर सकता है। रिसेंटली क्या किया, आईबीसी को अमेंड किया गया था इन लाइट ऑफ पेंडेमिक, और ये हमने पढ़ा भी था कि किस तरह से हम जो कंपनीज डिफॉल्ट करिए उनको परमानेंट प्रोटेक्शन दिया जाए। अब 1 साल तक जो मतलब कि जिन्होंने 25 मार्च 2020 तक जो लोन लिया है जिन कंपनी से, उनको 1 साल तक की मोहलत दी गई है ताकि वो डिफॉल्ट होने से बच पाए, ठीक है। अब जब हम ये पढ़ लेते हैं रिजोल्यूशन टाइमलाइन, ये प्रोसेस क्या होता है। देखो सबसे पहले तो एक कंपनी डिफॉल्ट होती है, मतलब कि वो घाटे में चल जाती है, फिर वहां पे क्या होता है, एक अपॉइंटमेंट किया जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, फिर एक मोराटोरियम पीरियड रहता है, मतलब कि कुछ हम क्या करते हैं, टेम्पररी टाइम पे क्या करते हैं, उन कंपनी को थोड़ा बंद कर देते हैं। फिर एक क्रेडिट कमिटी फॉर्मेशन होता है जो क्या करती है, जिसमें क्या होता है, तो 66% जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको अप्रूव करना होता है, ठीक है। अगर उन्होंने यस कर दिया तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और अगर उन्होंने नो कर दिया तो वो लिक्विडेशन में चली जाएगी, ठीक है, वो कंपनी। बाकी आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन होती है जब इंडिविजुअल कोई भी कंपनीज है वो अपने उधार को पे करने में, रीपे करने में असमर्थ हो जाए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को ऑनर नहीं करता या क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करता तो उसके लिए फाइन हो सकता है बैंकरप्सी, ठीक है, जैसे नीरव मोदी ये सब हो गए, ठीक है। लिक्विडेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कंपनी को क्या करते हैं, इस कंडीशन से बाहर लेके आते हैं, और उनकी जो कंपनी के एसेट्स और प्रॉपर्टी है उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्रेडिटर से ओनर, मतलब कि जैसे नीलामी हो जाती है ना, उस तरह भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने इन्वेस्ट किया एटलीस्ट उनके जो इंटरेस्ट है वो सेव रहे। अब हम चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। सबसे पहला इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए किसके साथ पब्लिश किया जाता है। इट इज पब्लिश्ड बाय यूएस कंजर्वेटिव थिंक टैंक जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। इसमें इंडेक्स में मेनली 12 इंडिकेटर्स होते हैं, फ्रॉम प्रॉपर्टी राइट्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम, जो अंदर 4 कैटेगरीज के अंदर बंटे हुए हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ कैसा है, साइज ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड ओपन मार्केट, इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। इंडिया को जो रैंक है वो 40 कंट्री में से 26 आया है अमंग एशिया पैसिफिक कंट्रीज। अगर ग्लोबली देखें तो आउट ऑफ 184 तो 121 है, जो कि बहुत बुरा है। इंप्रूवमेंट कहाँ का देखने को मिले, बिजनेस फ्रीडम में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, वाज ऑफसेट बाय डिक्लाइन इन द जुडिशियल एफेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा इंडेक्स में जो टॉप किया वो सिंगापुर में, सेकंड न्यूजीलैंड एंड थर्ड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है लोन राइट ऑफ। रिसेंटली ये इन्फॉर्म किया गया जो बैंक्स को क्या करना पड़ेंगे, अपने लोन्स को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। वर्थ कितना, जिनकी वर्थ कितनी है 5.85 लाख करोड़, मतलब कि किसी लोन का राइटिंग ऑफ करना की मतलब क्या है कि इसकी आगे कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं है, या फिर अपना लोन ये पर्पस अब कोई सर्व नहीं कर रही है। मतलब कि
ये एक तरह के बैंक्स के द्वारा ये एक्सरसाइज रेगुलर की जाती है ताकि उनकी जो बैलेंस शीट है उनको क्लीन करने के लिए और कुछ मनी को फ्री करने के लिए पार्क बाय द बैंक्स फॉर द, ताकि हम किसी जो लोन है उसको मतलब कि उसको फंड को असाइन करें। ठीक है, ये अप्लाई होता है इन द केस ऑफ बैड लोन्स या जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि कोई मनी ऐसी होती है जो आपको अब ऐसा लग रहा है बैंक को कि ये मेरे पास नहीं आने वाला। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, 100 करोड़ का लोन ले लिया, ठीक है, अब मुझे देना था 3 साल में मैं नहीं दे पाई, तो अल्टीमेटली उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो मेरा पैसा है वो एनपीए में बदल गया। ठीक है, फिर और नहीं दे पाई तो वो बैड लोन में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि बैंक्स को अब कुछ लोन्स को रखना होगा जिन लोन्स की वर्थ कितनी है 5.85 लाख करोड़ से ज्यादा है और अब उसकी कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं दिखती है, तो उन बैंक्स को आप क्या करो, बैंक्स को ये सब लोन्स लिखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सीपीसीबी रिपोर्ट ऑन कंटेमिनेटेड साइट्स। अभी क्या है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने क्या किया, बोला है कि 112 साइट्स हैं जो टॉक्सिक और हजार्डस सब्सटेंस के द्वारा कंटेमिनेटेड है इंडिया में, और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट साइट्स हैं वो ओडिशा में है। जो सीपीसीबी आपको पता ही होगा कि किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के अंदर है। इसके अलावा इसके पास पावर है, फंक्शंस हैं, वो किसके अंदर है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। इसके अलावा कुछ टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट आज की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्कीम, यहाँ सबको पता ही होगा। रिसेंटली क्या किया है, प्रधानमंत्री ने 7,500 जन औषधि केंद्र शिलोंग में डेडिकेट किया नेशन को। 2008 में जन औषधि स्कीम को लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। 2015 में इसको रीनेम करके क्या कर दिया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम क्या कर सके, क्वालिटी मेडिसिन, स्पेशली जो जेनेरिक मेडिसिन है उनको अफोर्डेबल प्राइस में सबको पहुंचा सके, पर्टिकुलर जो पुअर सेक्शन है या फिर उन सेक्शन को जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, थ्रू एक्सक्लूसिव एक्सीडेंट जन औषधि मेडिकल स्टोर। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, जो लोगों का पॉकेट एक्सपेंडिचर है उनको हम रिड्यूस कर सके। इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है P172+18 क्वासार। अभी देखो जो क्वासार होते हैं ये क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कि चमकते ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका स्टार्स होते हैं जो चमकते हैं कहाँ पे, फार अवे गैलेक्सी में, जो क्या करते हैं, कुछ जेट्स को एमिट करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसीज में। जो क्वासार्स होते हैं ये इतनी इनमें अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि ये सन से भी ज्यादा ट्रिलियन टाइम ज्यादा ब्राइटर होते हैं। जो क्यूरस होते हैं ये माना जाता है कि वो जो अपनी एनर्जी होती है वो मैसिव ब्लैक होल से लेते हैं इन द सेंटर ऑफ गैलेक्सीज इन विच जहाँ वो लोकेट होते हैं। बिकॉज जो क्वार्क्स होते हैं बहुत ज्यादा ब्राउट होते हैं, तो ये जो अपनी लाइट है वो और स्टार्स में मतलब कि दे देते हैं, कुछ और स्टार को जो गैलेक्सी में जो और स्टार देते हैं उनको अपनी लाइट दे देते हैं। जो इन क्वासार्स की स्टडी से हमें ये पता चल सकता है ये कुछ यूनिवर्स कैसे बना मतलब कि क्या उसकी एवरेज थी, उसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, लास्ट न्यूज आज की दैट इज ऑफ ब्रेंट क्रूड। अभी कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स अराउंड सऊदी अरब ऑयल फील्ड्स ने पुश किया कि जो ब्रेंट क्रूड के जो प्राइस है वो $70 पर बैरल मार्क हो सकते हैं। जो ब्रेंट क्रूड प्राइस है वो इंटरनेशनल ब्रेंच प्राइस है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है, जिसमें वाइल टू वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, वो एक बेंचमार्क है फॉर यूएस ऑयल प्राइस। ठीक है, अभी क्या देखो गाइस, मैंने आपको बताया था कि वेस्ट टेक्सास के जो ऑयल के प्राइसेस थे वो नेगेटिव में चला जा रहा है। ठीक है, अब जो वेस्ट टेक्सास के जो प्राइस होते हैं ना वो मेनली जो यूएसए के जो ऑयल प्राइस है उनको अफेक्ट करता है, लेकिन ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है वो मेनली ओपीई ही यूज करता है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम पेट्रोल के प्राइसेस क्या करते हैं। ठीक है, वाइल जो ब्रेंट क्रूड है वो हम नॉर्थ सी से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो वेस्ट टेक्सास जो ऑयल है वो मेनली यूएसए के जो ऑयल फील्ड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मेनली टेक्सास से, लुइसियाना या नॉर्थ डकोटा है। ठीक है, इसके अलावा जो दोनों में चाहे वेस्ट टेक्सास हो गया या फिर ब्रेंट क्रूड में जो सल्फर कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, 1% से कम होता है, जिसकी वजह से जो दोनों के दोनों जो ऑयल है वो स्वीट क्रूड होते हैं। इसके अलावा इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनको रिफाइन करना बहुत ईजी होती है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने में ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।